आपके हॉस्टल के टाइम की कोई स्टोरी आपको याद हो? तो बॉयज़ हॉस्टल का एक चीज़ अच्छा ये रहता है कि अगर कोई एक प्रॉब्लम आया किसी एक के साथ भी तो सारे मिल के सॉल्व करेंगे। मेरे को उस टाइम पे एटलीस्ट लग रहा था कि यार मेरा लाइफ खत्म, अब क्या करूँगा मैं? बट दैट वाज़ अ गुड लाइफ लेसन बाद में कि कभी भी तुम्हारा लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं जाने वाला है। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर बैंगलोर टू भुवनेश्वर अपनी बाइक में किया था 1500 किलोमीटर। 12 साल काम करने के बाद मेरे को लगा कि आई डिज़र्व टू ओन अ प्लेस्टेशन। तो वही था प्रॉब्लम। न नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अविनाश आनंद, हू इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र, हम लोगों ने ऑलमोस्ट अराउंड 6 साल काम किया है साथ में। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज अविनाश जी हमारे साथ हैं। अब हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत आपका मेरी पॉडकास्ट पर। एंड मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो कि मैं सबसे पूछता हूँ ताकि हमारे दर्शक समझ सकें। तो आप हमें बताइए कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? अच्छा, प्रोफेशनली मैं टेक सपोर्ट मैनेजर। एक बार सेल हो जाता है तो उसके बाद क्लाइंट को कैसे सेटअप करना है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट ढंग से यूज़ कर सके। सेटअप करने के बाद अगर कोई इश्यूज आया और जनरल सपोर्ट, फ्रंट लाइन सपोर्ट उसको हैंडल नहीं कर पाता है तो वो भी मेरी टीम के पास आता है। प्राइमरीली यही काम हम करते हैं। आप एक मैनेजर हैं। मैं मैनेजर हूँ, मेरे टीम में अभी 7 लोग हैं। एज अ मैनेजर आपके लिए सबसे हार्डेस्ट चीज़ क्या होती है? आई थिंक द हार्डेस्ट पार्ट इज कि एंटिसिपेट करना कि तुम्हारी टीम में अगर कोई बंदा है तो उसके लिए सक्सेस का क्या मतलब है और उसको अपने सक्सेस और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के साथ अलाइन करना। आई थिंक दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट। बट इस बात में मजा भी बहुत आता है कि आई थिंक यही लोगों को लगता है कि पीपल मैनेजर क्या ही करता होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि इस जॉब में जो मजा है वो उसी में है कि तुम ये तीन चीजों को कैसे अलाइन कर सकते हो। और यही सबसे हार्डेस्ट भी है क्योंकि हर आदमी अलग होता है। तो हर आदमी के लिए सक्सेस का मतलब डिफरेंट होता है, सक्सेस का टाइमलाइन्स बहुत डिफरेंट होता है कि मेरे को इस इतने साल में ये करना है। किसी-किसी के लिए सक्सेस का मतलब यही होता है कि मैं बस ये जॉब करूँ, मेरे को पैसे ना भी मिले तो। ये भी कि मतलब ये लोग बिलीव नहीं करेंगे बट ऐसे लोग भी हैं कि मेरे को इस जगह पे जॉब करना है और ये रोल करना है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को पैसे नहीं भी दोगे तो मैं यहीं रहूँगा। और ऑपोज़िट भी है कि तुम मेरे को नहीं दोगे तो मैं कल छोड़ दूँगा। तो ये सब चीज़ को एंटिसिपेट करके इनको एक कॉमन जगह पे लाना जो कि खुद के लिए और ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए की सक्सेस के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और ये बात जो समझ लेता है ना, वो उसका रेटिंग एज़ अ पीपल मैनेजर हमेशा बहुत हाई रहेगा। लाइक लोग उसको याद रखेंगे जॉब के बाद। बट ये जो समझ गया, जो समझा सके अपनी टीम वालों को, तुम्हारे लिए सक्सेस का ये मतलब है और वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ेशन की सक्सेस से अलाइन होगा। आई थिंक वही आर्ट है, वही इस जॉब का एकमात्र इंटरेस्टिंग चीज़ है और टफेस्ट चीज़ भी। थैंक यू। तो अभी हमने जाना कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं। अब आप हमको थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। अच्छा, तेरे को बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि तेरे को तो सब पता है ये, बट आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि एक पॉडकास्ट है और हम लोग वाइडर लोगों के पास जा रहे हैं। मेरे मेरे पास एक कुत्ता है हार्लो, मेरी वाइफ है, और हम लोग बैंगलोर में रहते हैं। हॉबीज़ गेमिंग, मोटरसाइकिलिंग, आई थिंक प्राइमरीली यही 2 हैं। क्रिकेट खेलता था बट अभी वो बंद हो गया। यार बचपन इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ बचपन एक जगह था नहीं। मेरे डैड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे तो ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। बट प्राइमरीली मेरा चाइल्डहुड बिहार और झारखंड में ही रहा है। उसके बाद काफ़ी मूवमेंट हुआ। कुछ टाइम के लिए मध्य प्रदेश में था, अब हॉस्टल में था। फिर उड़ीसा गया। बाय द वे मैं उड़ीसा से आई जस्ट रियलाइज़ कि मैं ये बताया नहीं कि मेरा पर्सनल मैं उड़ीसा का हूँ। बट उड़ीसा में ज़्यादा रहा नहीं। फिर मैं उड़ीसा गया, फिर मैं बोकारो गया, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे था। फिर मैं फाइनली बैंगलोर आया और फिर लास्ट 17 ईयर्स से मैं बैंगलोर में हूँ। तो पर्सनली तो यही है। गेमिंग हॉबीज़ का जो बात कर रहे थे, गेमिंग है, मोटरसाइकिलिंग है। गेमिंग तो हम दोनों ने काफ़ी डिफरेंट टाइप का गेम एक साथ में किया है। ऑफ़िस के अंदर भी किया है, ऑफ़िस के बाहर भी किया है। तो मतलब उनका उनके कहने का मतलब है कि हमने ऑफिस में भी काफ़ी गेम्स खेले हैं और हमने एक दूसरे के घर जाके भी काफ़ी गेम्स खेले हैं। काफ़ी गेम खेले। मैं और कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो क्या होता था कि हमारी शिफ्ट होती थी अराउंड 3 टू 12, 3 पीएम टू 12 एएम।
तो 12 एएम के बाद हम लोग की छुट्टी हो जाती थी और ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे लोग हम लोग एक्सटेंड करते थे ताकि हम सब लोग साथ में मिलके खेल सके और एक एक दो दो घंटा हम लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते थे। लास्ट ईयर फिर PS5 मैंने लिया फाइनली, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था कि 12 साल काम करने के बाद मेरे को लगा कि आई कैन अफोर्ड और डिजर्व टू ओन अ प्लेस्टेशन। तो और उसके बाद से थोड़ा-थोड़ा इट इज़ देयर। अब आप मुझे बताओ कि आप आपके बचपन की कोई ऐसी स्टोरी, कोई फ़नी मोमेंट, कोई फ़नी स्टोरी जो आपको याद हो या फिर कुछ ऐसा किस्सा जो कि आप सबको सुनाते हो? बचपन का मेरे को याद नहीं आ रहा है। बचपन में कभी चोट लगी हो या फिर कुछ अलग काम कर दिया हो, आप खो अलग गए जो हो? मैंने किया था एक बार, हाँ। मैं 4th क्लास में था और मैं पैसे चुराता था अपने पापा के नाम। क्या? हाँ, तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि एक च्युइंगम आता था बिग फन बोल के, और 90s में आता था, और हर बिग फन च्युइंगम के साथ एक कार्ड मिलता था एक क्रिकेट प्लेयर का, और फिर उस कार्ड को कलेक्ट करके हम गेम्स खेलते थे, कार्ड गेम की। वो याद है WWE वाला, हाँ। वैसा टाइप का गेम। तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि कहीं ₹5 ₹10 पड़ा है तो मैं उठा लेता था और जाता था और खरीद लेता था। अब प्रॉब्लम ऐसी हैबिट्स का यही है कि इसका कोई एंड नहीं है, राइट? और एज़ अ किड तो आपको और भी नहीं समझ में आता। तो मेरे को ऐसा माइंडसेट हुआ कि मेरे को बड़ा हाथ मारना है अब। तो मैंने डायरेक्ट जाके पापा के वॉलेट से ₹100 निकाल लिए और मैंने उसका किया भी किया। मैंने जाके सीधा गया दुकान पे और 100 बिग फन पे च्युइंगम खरीदे। अब 100 बिग फन तो चलेगा कि एक बच्चा, तो मैंने फेंक दिया वो। च्युइंगम फेंक दिया। क्योंकि मेरे को च्युइंगम चाहिए ही नहीं था, मेरे को तो वो चाहिए था कार्ड। 100 कार्ड लेके घर आ गया और फिर मैं पकड़ा गया। ये सब होने के बाद आई थिंक शाम को पापा ने फिर बैठा के भी मेरे को समझाया कि अ, तुमने ये पैसा कमाया नहीं है, तो ये पैसा तुम्हारा नहीं है ऐसे लेने के लिए। तुम माँग के ले सकते हो, मैं मना कर दूँगा, लेकिन माँगना पड़ेगा। तुम खुद से नहीं ले सकते ऐसे पैसे किसी के, क्योंकि तुमने कमाया नहीं है। जब कमाओगे तब तो जो करना है करो। तो दैट वाज़ अ गुड लाइफ लेसन। उसके बाद से इनफैक्ट आज तक मेरे को किसी से भी पैसे लेने में बहुत अजीब लगता है। मैं जनरली लोगों से पैसे नहीं लेता। ग्रेट। तो अभी हमने जाना कि आपकी मतलब आप प्रोफ़ेशनली क्या करते हैं? आप पर्सनल आपकी लाइफ़ कैसी है? तो अभी अभी हम आपके बचपन की बात कर रहे थे, तो बचपन से ही रिलेटेड एक सवाल है जो कि मैं सबसे पूछता हूँ और वो ये है कि आप हमें कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो आपको बचपन में लगता था इट इज़ वेरी हार्ड, पर अभी आपको लगता है कि नहीं, इतना हार्ड नहीं है? आई थिंक बचपन में कभी जो सोचा था करूँगा, आई थिंक इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ लाइफ टर्न्ड आउट टू बी, बट आई थिंक सबके लिए वैसा होता है। जैसे कि आई थिंक ग्रोइंग अप सबसे ज़्यादा जो करने का मन था वो था क्रिकेट, कि प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना है, बट वो कभी हुआ नहीं। बट आई थिंक ये स्टोरी 90s के ज़्यादातर लड़कों का हो सकता है। आई थिंक इन जनरल मेरा ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है, बट एवरीथिंग आई थिंक जो भी मैं अभी लाइफ में कर रहा हूँ, कभी बचपन में सोचा नहीं था। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बाइकिंग कर पाऊंगा। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर बैंगलोर टू भुवनेश्वर अपनी बाइक में किया था 1500 किलोमीटर, जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था। सोचा था बट सोचा नहीं था कि एक्चुअल में कभी कर पाऊंगा। और काफ़ी मेहनत लगता है। मुझे लगता था कि बाइक में बैठो निकल जाओ ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो वो है आई थिंक ट्रैवलिंग, जो मेरे को लगता था बचपन में कि जो लोग बाहर जाते हैं वो लोग बहुत अमीर होते हैं और उनके पास बहुत पैसा होता है और उनके पास अपना प्राइवेट प्लेन होता है, तभी जा सकते हैं बाहर इंडिया के, या इंडिया तो मतलब 90s में ऐसा होता था ना, प्लेन ट्रैवल कहाँ था इतना कॉमन। तो अभी लास्ट आई थिंक 5 से 10 साल में मैंने बहुत जगह देखा है इंडिया के बाहर, एंड वो कभी नहीं सोचा था। तो आई थिंक जो सुना भी होगा तूने काफ़ी अलग-अलग लोगों में, पॉडकास्ट पे भी, कि हम अपने ऊपर काफ़ी हार्ड होते हैं कि हमने आज के डेट में कि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, आगे क्या करेंगे। लेकिन अगर हम, जैसा तेरे सवाल का एक बहुत अच्छा आंसर ये है कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, वो शायद बचपन में सोचा नहीं था मैं कभी करूँगा। एंड आई थिंक क्रिकेट के अलावा बाकी एवरीथिंग दैट आई हैव डन, आई थिंक आई आई थॉट जॉब हो गया, कभी सोचा नहीं था कि मैनेजर बन पाऊँगा, लोगों को लीड कर पाऊँगा। इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक जॉब करते टाइम पे भी नहीं लगा था कि कर पाऊँगा। डूइंग दैट इटसेल्फ आल्सो इज़ समथिंग जो मैंने सोचा नहीं था बचपन में कि यहाँ पे पहुँच पाऊँगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू पीपल नो यू अबाउट? कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ काम करते हैं या फिर हम लोग कोई किस्सा या फिर कोई कहानी हम लोग भूल जाते हैं। बट लोग आके हमको बताते हैं कि यार पवन तूने ऐसा ये काम किया था।
ऑल्दो हमें वो किस्सा याद नहीं होता, पर वो हुँ। कहानी सुन के लगता है कि यार ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ। तो अ, आप पहले एक कहानी आप ऐसी बताइए जो कि आपके बारे में हो, और फिर एक कहानी आप मेरे बारे में बताइए कि मैंने कोई ऐसा किस्सा किया हो जो आपको पहले याद आ जाए। तेरा तो मेरे को आई थिंक 1 मिनट में आ जाएगा। आई थिंक मेरे को आ गया है तेरा हुँ। तेरे लिए क्या बोलना है। बताओ। अपने लिए अगेन थोड़ा बैकग्राउंड होगा कि बिकॉज़ मेरे साथ ऐसे मोमेंट्स काफ़ी होता है कि लोग आके मेरे को बोलेंगे और मैं बोलूँगा, "अरे यार! हाँ यार, याद नहीं था मेरे को।" ये कल ही एक्चुअली कल मैंने अपने स्कूल के दोस्तों से मिला था। उड़ीसा में मैं जब 2 साल था स्कूल में उन दोस्तों से मिला था, तो उनमें से एक दोस्त था जिसके साथ मैं बचपन में एक टाइम में हर दिन हम स्कूटी पे साथ में जाते थे, बट काफ़ी टाइम से मिला नहीं था। तो कल हम मिले तो फिर लिंकिन पार्क कॉन्सर्ट हुआ था बैंगलोर में, तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो गया था, तो मैं नहीं गया था। मैं नहीं जा पाया था, मैं यहाँ पे था नहीं उस टाइम पे। बट बचपन में उसने बोला कि तेरे को याद है हम कैसे लिंकिन पार्क का गाना एक रूम में फुल वॉल्यूम पे बजा के हम सुनते थे, तो तब मेरे को याद है कि हाँ यार, अब बहुत दिन से सुना नहीं, खासकर जब से उनके लीड सिंगर का डेथ हो गया उसके बाद से तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सुना। तो ऐसे काफ़ी छोटे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे कोई एक कहानी नहीं है जो मेरे को डिफाइन कर सके, बट ऐसे-ऐसे मोमेंट्स आते हैं। बट तेरे बारे में मेरे को याद है, डिस्टिंक्टली याद है। बताओ। बट पवन ऐसा एक कैरेक्टर है जो कि लोगों को पहली बार में 90% चांस से पसंद आए। बट प्याज की तरह शायद थोड़ा-सा निकालना पड़ता है समझने के लिए कि किस तरह का दोस्त है, किस तरह का आदमी है। बट पहली चांस पे आई थिंक अगर कोई भी पवन से मिलेगा तो अगर वो बचपन का दोस्त है तो यही बोलेगा कि यार ये थोड़ा अतरंगी आदमी है। तेरे को याद होगा डेल में जब लोग छोड़ के जाते थे तो वो अपना डेस्कटॉप वहीं छोड़ के आते थे और फिर डेस्कटॉप के लिए काफ़ी मारा-मारी होता था। तो मेरे को याद है कि मेरे को एक दूसरा डेस्कटॉप चाहिए था, तो कोई छोड़ के गया था तो मैं लेके जाता था और पवन उस समय नया-नया था और पवन मेरे सामने आ गया फिर हम हाथापाई कर रहे हैं वो डेस्कटॉप के लिए ऑफ़िस के फ्लोर पे। और मैं बोल रहा हूँ भाई क्या आएगा था तू छोड़ दे इसको। तो मेरा पहला इंटरेक्शन था वहाँ से। एक वो दिन था, एक आज का दिन है जहाँ पे आई डू कंसिडर पवन टू बी वन ऑफ माय क्लोज़ेस्ट फ्रेंड्स एंड जो नए लोग सुनेंगे आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि पवन का कैरेक्टर पहली बार में समझ में नहीं आया। राइट, तो मैं और कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि क्या 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 कहानी थी वो। तो जो जो लोग नए आते थे उनको डेस्कटॉप मिलने में थोड़ा टाइम लगता था। तो जब कोई छोड़ के जा रहे थे उनका सामान वो टीम में ही बँट जाता था कि जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसको मिल जाएगा। अभी सोच के काफ़ी हँसी आता कि कैसे हम लोग के बीच में एक डेस्कटॉप को ले गए। राइट। तो राइट, तो वो मॉनिटर के पीछे हमने काफ़ी हाथापाई करी और आई थिंक वो लास्ट में मॉनिटर मेरे पास ही आया। चलिए, आपने दर्शकों को ये समझा दिया कि पवन का नेचर कैसा है, हुँ, आपकी नज़र से, राइट? हुँ। अब आप ये समझाइए कि आप अगर अपने दोस्तों को अपने आप को डिफ़ाइन करने बोलेंगे तो आपके बारे में क्या बोलेंगे? वो आपको कैसे दिखते हैं? ये मैं खुद भी सोचता हूँ कभी-कभी। बट आई थिंक कंसिस्टेंसी ये रखूँगा जो पहले बोला था। आई थिंक मैं अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता हूँ, बट इन जनरल आई थिंक लोग मेरे को डिस्क्राइब करेंगे तो यही बोलेंगे कि अ, मज़ा आता था इस आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने में और हू फुली रिलायबल है, ऐसा ऐसा कुछ बोलेंगे आई एम श्योर। उसके अलावा मैं कभी-कभी खुद भी सोचता हूँ कि क्या बोलेंगे लोग एंड एंड आई थिंक यूजुअली आप वही सोचते हो जो आप सुनना चाहते हो। तो मैं इसका जवाब यही दूँगा कि मैं चाहूँगा कि लोग यही सोचे कि सुन यही याद रखें कि रिलायबल आदमी था, हेल्पफुल आदमी था, समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स। राइट, क्योंकि मैं बता दूँ मैं इनको अविनाश भाई ही बोलता हूँ और क्या बोलते हैं कि अगर मुझे कोई भाई मिलता, मैं ये चाहता कि मेरे को अविनाश भाई जैसा ही भाई मिले। ठीक है। मैं यही सब या मतलब मैं जैसे मैं पहले बोला था एक बार कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को ये सब सुनने में ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बट कैसे डील करना किसी नहीं। तो मैं इमीडिएटली कन्वर्सेशन कुछ और मोड़ दूँगा कि जैसे कि तेरे घर पे सारी सब्ज़ी खा गया था, वो वाला किस्सा आई होप हम लोग बात करें आज। बट हुँ। अ बता दो। अ, अच्छा चलो ठीक है। आप बताओ कि वो क्या किस्सा था? लोग सोचेंगे कि कौन-सा हबशी से बात कर रहा है। बट आई थिंक ये पवन की शादी के टाइम का बात है। पवन की शादी के लिए हम देहरादून गए थे। कुछ दोस्त ऑफ़िस वाले, शरद था हमारे साथ आई रिमेंबर एंड हम ट्रेन से उतरे देहरादून में, दिल्ली से देहरादून ट्रेन लिया, ट्रेन से उतरे देहरादून में और फिर पवन ने बोला कि आप घर आ जाओ खाना खाने के लिए, कहीं और मिलेगा भी नहीं हमें। काफ़ी लेट हो गया था, तो हम गए वहाँ पे और वहाँ पे काफ़ी लोग थे। ये शादी का घर था, तो सारे रिश्तेदार वगैरह भी थे और आई थिंक मैंने लंच किया था टाइम पे 2 ढाई बजे के, उसके बाद कुछ खाने को नहीं मिला था। तो मैं काफ़ी भूखा था। कॉन्टेक्स्ट
सबको ये याद रखना है कि मैं काफ़ी भूखा था और फिर हम खाने बैठे 3-4 लोग, तो बाकी तीनों का तो हो गया खाना, मैं फिर भी खा रहा हूँ। मैं आई थिंक मैं कुछ 8-10 पूरी रोटी खा गया और फिर खाते-खाते मेरे को अभी भी याद है गोभी का सब्ज़ी था। मैंने काफ़ी बार मँगवाया और फिर एंड में फिर मैंने एक बार और माँगा था तो सिंस ज़्यादा नहीं था तो कढ़ाई लेके कोई आया था देने के लिए मेरे को। मम्मी मेरी मम्मी आई। हाँ, मम्मी आई और फिर वो जब मेरे को दे रही थी तो मैंने बोला कि आप सारा ही मुझे दे दो। तो उसके बाद से आई थिंक एक आध बार मम्मी जी ने बोला होगा कि वो जो लड़का था जो सारी सब्ज़ी खा गया था। तो उसके बाद से तो कभी भी मतलब जभी भी मैं कोई कहानी बताता हूँ घर में कि मैं इनके घर गया हूँ या फिर इनसे रिलेटेड कोई कहानी होती है तो मम्मी बोलती है, "ये वही है क्या जो सारी सब्ज़ी खा गए थे की?" एंड एंड हाँ, बोल तू बोल। आप बोलिए। मैं बोल रहा कि बाय द वे लाइक ये सिर्फ़ पवन के घर पे नहीं है, ऐसे 2 और जगह है जहाँ पे मेरे को सिमिलर नाम से बुलाया था। मैंने खाली पूरा अचार का बॉटल खाया या फिर मेरा एक दोस्त है तेलुगु उसके घर पे गन पाउडर बोल के एक होता है जो कि बादाम का पाउडर होता है, वो खा गया पूरा 1 बॉटल खाते-खाते। फनी पार्ट इज़ कि भैया इसमें प्राइड बहुत लेते हैं। हाँ, बिल्कुल उसमें क्या यार खाना तो जैसे कि मेरी वाइफ़ को भी ये बात थोड़ा अजीब लगता है बट मैं बोला कि तुम कभी हॉस्टल में रही नहीं हो। वो जो सर्वाइवल वाला वो नहीं कि कल को मिले ना मिले वैसा वाला आ जाता है। बट आपने हॉस्टल का भी एक ज़िक्र किया। आपके हॉस्टल के टाइम की कोई स्टोरी आपको याद हो? हॉस्टल का काफ़ी स्टोरी है। मैं हॉस्टल में था जबलपुर में, बॉयज़ हॉस्टल था और ये इंटरनेट के पहले का टाइम है। तो हमारे बॉयज़ हॉस्टल में एक ही टीवी था, जो कि एक सेंट्रल जगह पे था और हम उसको स्टडी हॉल बोलते थे। और उसके सामने प्लास्टिक के रेड कलर के नीलकमल के चेयर रखे रहते थे बैठने के लिए। वर्ल्ड कप या कोई कोई मेजर टूर्नामेंट हो रहा था और इंडिया ऑलमोस्ट लाइक ऐसा सिचुएशन में था कि सबको लगा कि हार ही जाएगा और फिर एक युवराज सिंह ने एकदम उड़ के पकड़ के कैच पकड़ के पूरा एकदम मैच का वो चेंज कर दिया था और जब एकदम उस उम्र के बहुत सारे लाइक क्या हम सब 9th 10th 11th 12th इस टाइप का क्राउड था और ये लोग जब एक साथ रहते हैं तो बहुत सारा एनर्जी रहता है जिसको पता नहीं रहता कि कहाँ जाएगा ये एनर्जी। तो हुआ ये कि इस एक्साइटमेंट में एक साथ 4-5 लोगों ने एक सिंगल चेयर को लात मारा और वो एकदम चूर-चूर हो गया। अब चूर-चूर हो गया, अब चूर कुछ भी चीज़ हॉस्टल में टूटने अगर हमसे टूटा है, तो उसके बाद 2 ही ऑप्शन है। या तो वो हॉस्टल वाले घर बताएँगे और उनसे पैसे लेंगे तो भी मार पड़ेगा या फिर हॉस्टल वाले खुद मारेंगे और घर पे नहीं बताएँगे बट खुद मारेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन होता था। मारते नहीं थे, डाँटते-वाँटते थे बस कभी-कभी पड़ भी जाता था। तो अब इस डर में अब क्या करेंगे? एंड हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल का एक चीज़ अच्छा ये रहता है कि अगर कोई एक प्रॉब्लम आया किसी एक के साथ भी तो सारे मिल के सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि नहीं यार मैंने तो नहीं किया मैंने वो ऑप्शन ही नहीं रहता। तो हमारे सीनियर्स ने एक प्लान बनाया कि जैसे ही मैच खत्म होगा, हम एक सेलिब्रेशन चालू करेंगे। अब वो जो जीते ना जीते हम सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है? और सेलिब्रेशन ऐसा होगा कि लड़कों का ग्रुप रहेगा जो बीच में रहेगा और एक लड़कों का ग्रुप जो बाहर में रहेगा और सब नाचते हुए बाउंड्री वॉल की तरफ जाएँगे, हॉस्टल के बाउंड्री वॉल की तरफ। और बीच में जो ग्रुप है उनका काम ये था कि वो टूटे हुए जो चेयर के पीसेस थे उनको छुपा के रख के और बाहर वालों का काम था कि ऐसे नाचेंगे कि बीच वाला ग्रुप दिखे ना। और हम ऐसे करते हुए आधा किलोमीटर ऑलमोस्ट क्योंकि काफ़ी बड़ा स्कूल का कॉम्पाउंड था, गए और फिर कॉम्पाउंड के उधर फेंका और वापस आ गए। तो ये एक टिपिकल लाइक ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स होते थे उस समय। ग्रेट। तो नाउ वी हैव गॉटन मतलब थोड़ा हम लोग नॉर्मल कर चुके हैं कन्वर्सेशन को, तो आई बिलीव दिस इज़ द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ़ का हार्डेस्ट टाइम क्या था? तो मेरे हिसाब से मेरा लाइफ सही रहा है मेरे लिए और मेरे को ज़्यादा हार्ड मोमेंट्स उतना फेस नहीं करना पड़ा है। तो आई वांट टू सेट दैट कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ, तो मेरे को उसमें अच्छा ही होना है। मतलब टॉप नहीं होना है, बट मेरे को अच्छा होना है। मेरे को फेल नहीं होना है। मतलब मैं स्कूल में था, तो मैं हमेशा टॉप 1, 2, 3 ऐसे में रहता था। फिर कॉलेज आया, कॉलेज तो कॉलेज है। तो बेस्ट होने के मायने भी बदल गए कि अ, अब बेस्ट नहीं होना है, अब पास पास नहीं बट पास से थोड़ा बेटर ऐसा ऐसा तो चेंज होता ही रहा। कॉलेज में इस वजह से इस माइंडसेट की वजह से थोड़ा-सा ऐसे पॉइंट पे आ गया कि जहाँ पे मेरे को ईयर बैग आए। अब अभी मैं सोचूँ तो वो मतलब छोटा-सा ही था, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। बट उस टाइम पे एज़ अ पर्सन जो कि हमेशा ओवर अचीविंग के थोड़ा आस-पास ही रहा है एकेडमिकली मेरे लिए वो बहुत बड़ा
एक मेंटल हर्डल बन गया और वो एक ही सब्जेक्ट के लिए था। कर्नाटका के रूल्स थोड़ा डिफरेंट हैं तो एक ही सब्जेक्ट की वजह से मेरे को पूरा ईयर रिपीट करना पड़ा। तो जब मेरे को पता चला रिज़ल्ट देखा और मेरे को ये रियलाइज़ेशन हुआ कि अगले साल मैं कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ। आई थिंक दैट वाज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम। बिकॉज़ कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी को कैसा इफ़ेक्ट करता है इट्स वेरी डिफरेंट। मेरे को उस टाइम पे एटलीस्ट लग रहा था कि यार मेरा लाइफ़ खत्म, अब क्या करूँगा मैं? मेरे को जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ईयर रिपीट किया है, जो कि व्हिच वाज़ ट्रू। मेरे को प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने दिया गया। लाइक मेरे लाइफ़ में प्रॉब्ली इससे बड़ा-बड़ा इश्यूज़ आया है बाद में, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी लगा है बाहर निकलने में। लेकिन दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मेरे को ऐसा लगा कि ओह! ये होता है लाइफ़, ये होता है प्रॉब्लम लाइफ़ का। तब तक आई हैड मतलब मैं हॉस्टल-वॉस्टल में रहा, वहाँ पे भी क प्रॉब्लम्स वगैरह आए, बट ऐसा कुछ नहीं था जिससे मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं कैसे डील कर पाऊँ। तो दैट वाज़ द हार्डेस्ट। फिर आपने इससे डील कैसे किया? मैं नहीं कर पाया एक्चुअली, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि फेलियर से कैसे डील करना है। बट ये मेरे को लगा कि ये लाइफ पॉज़ हो जाएगा। अभी तक लाइफ पॉज़ नहीं होता कि लाइफ आगे बढ़ जाए कि अगले साल ये करना है। आज 7th है, अगले साल 8th करना है, उसके बाद 9th करना है, तो सेकंड सेमेस्टर है, अगले 3rd, 4th, 3rd ईयर, 4th ईयर। तो एकदम से लाइफ बंद कि अब तुमको कुछ तुम्हारा प्लान 1 साल बंद हो गया। एंड आई थिंक 90s के साथ ज़्यादातर बच्चों का यही रहा होगा कि मम्मी-पापा क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? वो एक दिमाग में आने लगा। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, बट मैं पहले महीने में 1 बार बात करता था, वो भी यही था कि हाँ, सब ठीक है। तो मेरे लिए मेरे डैड को फ़ोन करना और ये बताना और उनसे हेल्प एक्सपेक्ट करना वाज़ अनथिंकेबल, कि मेरे को लगा कि ठीक है, वो डाँटेंगे, बट एक वो चीज़ चला जाएगा कि चलो पेरेंट्स को बता दिया, उनसे नहीं छुपाना है, और मैं छुपा नहीं पाता था अपने पेरेंट्स से, बताया। तब मेरे फादर ने मेरे को एक चीज़ बोला कि ये कुछ नहीं है, लाइफ़ में ऐसे बहुत रोड ब्लॉक्स आएँगे। तुमको डील करना है। एक फेलियर से आदमी का कैरेक्टर, आदमी का वो डिफाइन नहीं होता है। लोग बोल सकते हैं वैसा, बट नहीं होता है। तुमको इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तुमको अपने हिसाब से करना है और इससे कैसे निकलना है, खुद से ही सोचना है, खुद से ही करना है। व्हिच वाज़ अगेन अनएक्सपेक्टेड। ओह! अच्छा, ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं, ये कभी आया नहीं था दिमाग में। तो मेरे को तब इमीडिएटली लगा कि अच्छा चलो ठीक है। अब उस कन्वर्सेशन से मेरे को स्ट्रेंथ मिला कि ये समझने के लिए कि क्या करना है। बट दैट वाज़ अ गुड लाइफ लेसन बाद में, कि कभी भी तुम्हारा लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं जाने वाला है। जा सकता है अगर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत डाल के सब चीज़ कंट्रोल करके रखो, बट वो इट्स नॉट वर्थ इट। आप अब मुझे ये बताइए कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आपको क्या चीज़ खुश करती है? इसका 2 एस्पेक्ट है, एक तो प्रोफ़ेशनल है, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ तो प्रोफ़ेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है हम लोग की लाइफ का, और अगर वहाँ से खुशी नहीं आ रहा है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो मेरे लिए दोनों इज़ इम्पोर्टेंट। तो 2 एस्पेक्ट, एक तो प्रोफ़ेशनली है, मैं पीपल मैनेजर हूँ। जब मेरी टीम में जो लोग हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, तो एक एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैप्पीनेस लगता है। एज़ अ लीडर आपको ये लगता है कि आपने जो डिसीजंस लिया वो सही लिया, एंड वो हैप्पीनेस इज़ अमेजिंग। दूसरा, आई थिंक ऑन सिमिलर लाइन्स, बट जब लोग मेरे आजू-बाजू खुश होते हैं तो मेरे को खुशी मिलता है। और ये ऐसा चैरिटी वाला नहीं है, वैसा नहीं है। ये है मतलब मैं उसी हिसाब से सेल्फिश हूँ कि मैं अगर कुछ करूँ जिससे कि बाकी लोग को मज़ा आ जाए। जब खुशी में ही मज़ा आ गया, अरे! आज तो मज़ा आ गया, तो मेरे को बहुत सही लगता है। मेरे हॉबीज़ भी इसी तरह के रहे, जैसे कि मैं अगर बाइक राइडिंग में जाता हूँ, तो कोई मेरे साथ है और हम कहीं गए हैं और हम गए, तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। खुद से भी जाता हूँ मैं, और उसमें उतना नहीं है। तो आई थिंक कंपनी मेक्स मी हैप्पी। थैंकफुली जब भी मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, अभी आजकल वो टाइम भी बहुत अच्छा आता है। स्मॉल थिंग्स मेक मी हैप्पी। तो मेरे लिए पर्सनल लाइफ में इट्स अ सम टोटल ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। अगर वो सब खुश हैं और वो सब छोटा-छोटा चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक दैट मेक्स मी हैप्पी। मान लो कि आपकी जो लाइफ़ है इट इज़ अ स्टोरी और इट इज़ अ मूवी। तो जो दर्शक आपकी लाइफ़ की स्टोरी या फिर आपकी लाइफ़ की मूवी को देख रहे हैं, उनको उससे क्या सीख मिलेगी? या फिर कोई एक ऐसी सीख आपकी लाइफ़ की जो कि आप शेयर करना चाहो सबके साथ? आई थिंक अगर मेरे लाइफ पे मूवी बनेगा तो लार्जली बोरिंग ही होगा, बट आई थिंक जो सीख मिलेगा वो ये है कि हम लोग का एग्जिस्टेंस इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल इवेंट। ज़्यादातर बार हम अपने ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, या क्योंकि हमको लगता है कि हमारा लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा लाइफ हम लोग के आजू-बाजू की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जो कहूँगा या बोलूँगा उससे बहुत लोगों को बहुत कुछ लग सकता है। और जितना जल्दी आके समझ जाओगे, उतना जल्दी यू कैन ब्रेक अवे एंड हैव रियल फन एंड रियल हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो यही सीख मिलेगा लोगों को कि बी काइंड
टू योरसेल्फ फर्स्ट। मेरे को पता है एक टाइम में मैं अपने ऊपर इतना प्रेशर डालता था और मैं अपने आजू-बाजू वालों में भी उतना ही डालता था पर्सनली। तो दैट इज़ प्रोबब्ली द बिगेस्ट लर्निंग। और अगर कोई मेरे लाइफ में लगे तो मूवी बोरिंग होगा, एंड में यही लगेगा कि बोरिंग होना इज़ कंप्लीटली ओके। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आप कोई काम ना कर पाए हों या फिर आपको लगे कि यार अरे यार अगर ऐसा हो जाता तो आज ऐसा होता? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं फर्स्ट जॉब में रह गया। दैट इज़ अ बिग बिग रिग्रेट प्रोफेशनली, कि मैंने जल्दी स्विच नहीं किया या जल्दी कुछ और पढ़ा ही नहीं किया। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ तो कई बार मेरे को लगता है कि जब मैं देखता हूँ ना कि कुछ और लोगों को जो लोग थोड़ा ज़्यादा अकम्प्लिश्ड है लाइफ में, मेरे को नहीं लगता कि मैं ये नहीं कर सकता। मेरे को लगता है अब कि अगर मैं उस समय मुँह खोल के बोल पाता या अ, खुद से रिसर्च करके कुछ करता, रादर देन कि ज़्यादातर लोग बोलेंगे अरे यार हमारे लिए नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, पैसा लगेगा, ये सब नहीं सोच के अगर मैं खुद से करता प्रोफेशनली, रादर देन स्पेंडिंग 9 इयर्स इन वन कंपनी, अगर मैं उस टाइम पे खुद को कुछ कोर्स करता, डिग्री करता और जल्दी जॉब स्विच करके कुछ और करता, तो आई थिंक दैट दैट इज़ अ बिग रिग्रेट। तो जैसे कि हर एक इंटरव्यू में होता है, वैसे ही एक सवाल है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? आपके कुछ सवाल हैं मेरे लिए? सोचा नहीं था, बट अभी आया है कि हाउ डू यू सी आवर रिलेशनशिप कि फ्यूचर में कैसा दिखेगा? कि तूने पूछा ना रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे? हुँ। तो तेरे को क्या लगता है कि 20 साल बाद मैं और तू हम लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे होंगे? हम लोग मेरे को लगता है कि हम लोग ऐसे ही इंटरैक्ट कर रहे होंगे कि अ, आप मुझे बताओगे कि अरे कुछ कर रहा है तू अपने जीवन में कि नहीं कर रहा है? तो मैं बोलूँगा हाँ भैया मैं कुछ कर तो रहा हूँ। तो अगर अगर कुछ अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, वरना तो मैं ये बोलूँगा हाँ भैया ट्राई कर रहे हैं और वैसे ही होगा क्योंकि उसके बियॉन्ड मान ले कि जैसे तूने बोला ना कि रिटायर हो गए, सारी दुनियादारी खत्म, हुँ, बच्चे-वच्चे सब निकल गए, हुँ, तो वो क्या लगता है हम क्या कर रहे होंगे? हम क्या कर रहे हैं? हम लोग गेम खेल रहे होंगे। मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे होंगे? हम पक्का मिल रहे होंगे। मुझे इतना पता है कि हम लोग पक्का मिल रहे होंगे बिकॉज़ हम लोगों को साथ में काम करने के बाद मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है। काफ़ी इतना टाइम हो टाइम हमने साथ में काम नहीं किया होगा जितना टाइम हम लोग अलग अलग हो चुके हैं मतलब। गया। तो अब उसके बाद भी हम लोग इतना मिलते-जुलते हैं और हुँ, चाहे मिले-जुले नहीं लेकिन ये है कि हाँ भाई, अगर मैं आपको कॉल करूँगा तो आप पहली उसमें मेरी कॉल उठा लेंगे हुँ, और आप भी अगर मुझे कॉल करोगे तो मैं उठा ही लूँगा, है ना? हुँ, तो अगर मा रिटायरमेंट के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कहीं घूमने जाएँ, कि हुँ, चल भाई निकलते हैं। हुँ। ये हमने काफ़ी डिस्कस किया है, ये करना ही चाहिए। हाँ, ये करना ही चाहिए। तो एक सवाल जो मैंने रिसेंटली पूछना शुरू किया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, यूनिवर्स एंड एवरीथिंग? तो आपको क्या लगता है कि इस जीवन का पर्पस क्या है? हम लोग यहाँ क्यों हैं? ओह! कोई पर्पस नहीं। अपने आप को खुश रख लो, मेरे आजू-बाजू वालों को खुश रख लो, उतना टफ़ है मेरे लिए। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा काम कर ले, इवेंचुअली लोग भूल ही जाते हैं। पीपल जैसे कि अगर मैं आज जाके किसी टीनेजर को पूछूँ कि टेस्ला का क्या मतलब है, वो बोलेंगे कार। वो नहीं बोलेंगे कि निकोला टेस्ला। एंड निकोला टेस्ला इन माय ओपिनियन इज़ वन ऑफ द गेम चेंजिंग पीपल। लेकिन नहीं याद रखेंगे लोग। टेस्ला गाड़ी ही बन जाएगा। मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। अपने आप से आजू-बाजू वालों को खुश करके जैसे भी आपको खुशी मिले वो करो। आई थिंक दैट इज़ इट। ठीक है। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए। आई होप कि आप फिर से आएँगे। हाँ, बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू बुलाने के लिए। थैंक यू।